जो कि पृथ्वी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से संबंधित है। इसके बारे में बात करते हैं तो देखते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट कह रहा है कि एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। दोस्तों, जीवन रखने वाला जो ग्रह है वह है पृथ्वी। कहने का मतलब है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन है या जीवन का अस्तित्व है। वहीं बात करें पृथ्वी का विषुवतीय व्यास के बारे में, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है दोस्तों 12,756 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर की। वहीं इसके बाद बात करें तो ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर की बात करें तो ये इसमें 42 किलोमीटर का अंतर है, जबकि पृथ्वी जो है वो अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वहीं पृथ्वी की गति की बात करें दोस्तों तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में गति करती है और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उस प्रक्रिया को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है और उसके बाद में जब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जब घूमती है, कहने का मतलब है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है और इस परिक्रमण के कारण ही दोस्तों ऋतु परिवर्तन होता रहता है। जबकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है इसकी बारे में बात करें तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। जबकि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी का त्रिज्या मापने वाले वैज्ञानिक रहे थे इरेस्टोस्थनीज। जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की भाग की बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग है वो केवल 59% ही दिखाई देता है। और दोस्तों, पाइथागोरस ने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोल है। जबकि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दोस्तों सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उसके दोस्तों अपसौर कहते हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं और ये 3 जनवरी को होता है। उसके बाद में उपसौर या उपसौरिक एवं औपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दोस्तों एप्साइड रेखा कहा जाता है। जबकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो 1/81 है। वहीं बात करें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड जो है वो है दोस्तों अंटार्कटिका। जबकि पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है ज्वालामुखी। कहने का मतलब है ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबे दिन की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है जो कि उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन की बात करें तो ये 22 दिसंबर को होता है। और पृथ्वी पर सबसे छोटे दिन की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है, जबकि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है। वहीं दिन रात की अवधि जो समान है दोस्तों वह है भूमध्य रेखा पर। कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है वो बिल्कुल बराबर होती है, अर्थात जितने समय का दिन होगा उतना ही घंटे का रात भी होगा। उसके बाद में पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होता है दोस्तों, ये होता है 23 सितंबर को जो कि बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में 21 मार्च को जिसे कि शरद विषुव के नाम से जानते हैं। और यही वो 2 तिथि है। कहने का मतलब है कि 23 सितंबर और 21 मार्च की वो तिथि है जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं। इसके बाद में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में विभाजित है। पहला है दोस्तों सियाल जिसे कि भूपर्पटी कहते हैं, उसके बाद में सीमा जिसे कि मेंटल कहते हैं या मेटल कहते हैं, उसके बाद में नीफे जिसे कि क्रोड कहते हैं। और तीन ही परतों से मिलकर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई है। दोस्तों, पृथ्वी के इन तीनों में पृथ्वी के ऊपरी भाग की बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, जबकि भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में जो तत्व मिल देते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं वह है दोस्तों ऑक्सीजन जो कि 46.6% पाया जाता है। और सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है वो 27.72% पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? तो ये भूपर्पटी पर पाया जाता है। जबकि सियाल के घटक की बात करें तो सियाल का घटक है दोस्तों सिलिका एवं एल्युमिनियम, और सीमा की घटक की बात करें तो वह है दोस्तों सिलिका एवं मैग्नीशियम, जबकि नीफे बना होता है दोस्तों निकेल और आयरन से।
वहीं पृथ्वी के नीचे के द्रवित शैल की बात करें तो पृथ्वी के नीचे का जो द्रवित शैल है वो है मैग्मा, और यही मैग्मा जो है दोस्तों वो ज्वालामुखी उद्गार के बाद नीचे से ऊपर उत्पन्न होती है या ऊपर आती है, जो आगे चल करके कभी बहुत बड़े बड़े पठार का भी रूप ले लेती है। इसके बाद में बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जबकि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। और जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है दोस्तों, तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य या सूरज का प्रकाश। उसके बाद में पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा तत्व है दोस्तों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, जबकि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो है दोस्तों वह है लिथोस्फीयर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। जबकि बाह्य परत का ऊपरी भाग जो है दोस्तों वह है एस्थेनोस्फीयर, और पृथ्वी पर जल के भाग की बात करें तो पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% है और मात्र केवल 29% पर ही स्थल भाग है, जबकि जल राशि का स्वच्छ जल भाग जो है वो केवल 2.5% है। कहने का मतलब है कि पूरी पृथ्वी पर 71% जल है और मात्र 29% स्थल है, और इन 71% में पीने योग्य पानी या पीने योग्य जल या स्वच्छ जल जो है वो मात्र और केवल 2.5% ही है। जबकि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की, और पृथ्वी पर अधिकतम गहराई की बात करें तो सबसे अधिक गहराई है मोरियाना गर्त की या मेरियाना गर्त की। दोस्तों महासागरों की औसत गहराई की बात करें तो पृथ्वी पर महासागरों की औसत गहराई है 4000 मीटर की, और वहीं बात करें तो सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचने में या सौर विकिरण का जो पृथ्वी तक पहुंचता है वो मात्र 51% ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। जबकि लवणता व्यक्त किया जाता है दोस्तों, लवणता को व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में, जबकि समुद्री जल की औसत लवणता होता है दोस्तों 35 प्रति हजार। वहीं समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जबकि सबसे अधिक या सर्वाधिक लवणता वाला है दोस्तों वान झील जो कि तुर्की में है, और ये 330% लवणता वाला झील है। इसके बाद में बात करें तो समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर के खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर के खींची गई रेखा जो है दोस्तों वो कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। जबकि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यातप की बात करें तो विषुवत रेखा पर ही होता है, जबकि भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के ऊपरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है दोस्तों देशांतर रेखा, जबकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसके बाद में बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों कर्क रेखा पर, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है मकर रेखा पर। वहीं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो यह है आर्कटिक वृत्त पर, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो यह है अंटार्कटिक वृत्त पर। वहीं पृथ्वी 1 घंटे में बात करें तो पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, जबकि एक देशांतर जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। इसके बाद में बात करें तो अश्व अक्षांश क्या कहलाता है। अश्व अक्षांश की बात करें दोस्तों तो ये 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां ही अश्व अक्षांश कहलाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो ये लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है, जिसे कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में बात करें तो ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से या 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है, और इसी रेखा को दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण वर्ष 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में किया गया था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो इसको खींचा जाता है दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर के, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है दोस्तों वो भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। इसके बाद में 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, जबकि 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो है वो विषुवत रेखा पर होती है, जो कि 111.32 किलोमीटर की होती है। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, जबकि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर, जिसे कि अंध महासागर भी कहा जाता है, उसी में स्थित है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि
पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव जो है उसे वायुमंडल कहा जाता है और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वो 0 से लेकर के 4% के बीच होती है। और जबकि वायु दाब की बात करें दोस्तों तो सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब को ही वायु दाब कहा जाता है। जबकि वायुमंडलीय दाब की मापने की इकाई की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है दोस्तों बार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। वहीं इसके बाद में दोस्तों एक बार की बात करें तो एक बार जो है वो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जबकि बैरोमीटर पाठ्यांक जो है वो जब एकाएक अर्थात अचानक नीचे गिर जाता है तो ऐसी कल्पना की जाती है या ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि अब आंधी तूफान आने वाला है। या ऐसे बात करें तो बैरोमीटर का जब पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है तो ये आंधी तूफान को सूचित करता है। जबकि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो जब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि दिन जो है वो साफ रहने वाले हैं। वही बात करें तो बैरोमीटर के बारे में तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि अब बारिश होने वाला है या वर्षा होगा। उसके बाद में वायुमंडल में जल की उपस्थिति जो है वो आर्द्रता कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब वायुमंडल में जल की मात्रा उपस्थित होने लगेगी तो उसे आर्द्रता कहेंगे। और वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है दोस्तों हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसे हाइग्रोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। जबकि वायु की बात करें तो वायु है दोस्तों गैसों का मिश्रण और इसके मिश्रण में 78% नाइट्रोजन होता है, उसके बाद में 21% ऑक्सीजन और फिर 0.03% कार्बन भी मिला होता है जिसे कि वायु कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल में विद्यमान जो अक्रिय गैस है दोस्तों वह है आर्गन गैस जो कि एक अक्रिय गैस है और ये वायुमंडल में विद्यमान है। उसके बाद में बात करें तो वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। जबकि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है और वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह है दोस्तों क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं जो है वो घटित होती है। फिर इसके बाद में बात करें तो वायुमंडल का सबसे अधिक या सर्वाधिक घनत्व वाला जो मंडल है वह है दोस्तों क्षोभ मंडल। इसके बाद में बात करें तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मिलीमीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप जो है वो घटता जाता है, क्रमशः 1 डिग्री सेंटीग्रेड से घटेगा। उसके बाद में पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में जो है वो वृद्धि होती जाती है और प्रत्येक 32 किलोमीटर जब नीचे आदमी जाएगा तब क्या होगा दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि हो जाएगी। वहीं क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि की बात करें तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में और वायुयान जो है दोस्तों वो उड़ते हैं समताप मंडल में। कहने का मतलब है कि जो समताप मंडल है उसी समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है उसमें क्या पाई जाती है या वो पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। कहने का मतलब है ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है जो कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित कौन करता है दोस्तों तो वो करता है ओजोन परत या ओजोन गैस। उसके बाद में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ओजोन परत की अगर मोटाई को मापना हो तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाएगा। और ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है तो दोस्तों CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ओजोन परत जो है वो नष्ट या उसका क्षरण होते रह रहा है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि उल्का से संबंधित घटनाएं हैं दोस्तों मध्यमंडल की, जबकि रेडियो तथा संचार जो है वो आयन मंडल से संबंधित है। और वहीं बहिर्मंडल की बात करें दोस्तों तो बहिर्मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड CFC, उसके बाद में CH4 और फिर उसके बाद में NO2। दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और मानसून की बात करें तो मानसून जो है वो सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में ही आता है। और भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। इसके बाद में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है तो ये होती है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटते मानसून के कारण ही, और ये जाड़ों के दिन में होती है। कहने का मतलब है जाड़ों के दिन में जब मानसून लौटता है दोस्तों तो लौटते हुए मानसून के कारण ही तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है। वहीं भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा की बात करें तो भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है दोस्तों 110 सेंटीमीटर,
जबकि चक्रवाती वर्षा की बात करें तो चक्रवाती वर्षा जो है वो पछुआ हवा बहने के से ही होता है, या पछुआ हवा बहने के कारण ही चक्रवाती वर्षा होता है। जबकि पछुआ हवा की बात करें तो पछुआ हवा दोस्तों कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखती 60। ये तीनों के तीनों नाम जो है दोस्तों वो पछुआ पवन कहलाती हैं। उसके बाद में फेरल का सिद्धांत जो है दोस्तों वो पवनों की दिशा से संबंधित है, जबकि विभिन्न रेखीय निम्न वायु पेटी या वायु दाब की पेटी जो है वो शांत कटिबंध या फिर डोलड्रम कहलाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।